Hello friends, this is Sapna Jain and welcome to my YouTube channel Wisdom Hub. आज मैं दिलीप चित्रे द्वारा रचित कविता फादर रिटर्निंग होम की व्याख्या करने जा रही हूँ, परंतु उसके पहले मैं कवि के बारे में संक्षिप्त में परिचय दे दूँ। श्री दिलीप चित्रे का जन्म सन 1938 में एवं निधन 2009 में हुआ। वे एक मशहूर कवि एवं आलोचक के रूप में हिंदी जगत के क्षेत्र में मशहूर हुए। वे एक द्विभाषीय लेखक थे। उन्होंने अपनी कई रचनाएं मराठी एवं अंग्रेजी भाषा में लिखी। साथ ही वे बहुत अच्छे चित्रकार एवं फिल्म मेकर के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। अपनी रचनाओं के लिए उन्होंने कई अवार्ड से नवाजा भी जा चुका है। फादर रिटर्निंग होम उनकी कुछ श्रेष्ठ कविताओं में से एक है। कविता कुछ इस प्रकार से है। माई फादर ट्रैवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। इस कविता में लेखक ने अपने वृद्ध पिता की दैनिक दिनचर्या का उल्लेख किया है। उनके पिता अपने जीवन यापन के लिए इस उम्र में भी काम पे जाते हैं। कवि कहते हैं कि मेरे पिता लेट इवनिंग ट्रेन में सफ़र करते हैं। काम के सिलसिले में रोज़ाना ट्रेन से सफ़र करते हैं और रात में अपने घर के लिए लौट रहे हैं। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। कवि कहते हैं कि उनके पिता उनके ही जैसे काम करने वालों के साथ सफ़र करते हैं। ये यात्री बिल्कुल शांत है और उनमें किसी भी तरह की कोई बातचीत या वार्तालाप भी नहीं होती है। यहाँ येलो लाइट से यहाँ पर आशय ये है, ट्रेन में जो येलो लाइट होती है उसमें ये सारे यात्रीगण मौन या शांत रहकर सफ़र कर रहे हैं। सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीन आइज। इसका मतलब ये है कि पिता की बूढ़ी आँखों से शहर के झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका भी निकल जाता है जिसे वो देख नहीं पाते हैं। His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books. कवि कहते हैं कि उनके शर्ट और पैंट गीले हो गए हैं चूँकि बारिश का मौसम है और कुछ देर पहले ही बारिश हुई। उनका काला रेनकोट भी मिट्टी में पूरी तरह से सन गया है। उनके कंधों पर एक थैला लटका हुआ है जो पूरी तरह से पुस्तकों से भरा हुआ है और पुस्तकें गिरती हुई सी प्रतीत हो रही है जिसे वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं। His eyes dimmed by age fade homewards through the humid monsoon night. उनकी बूढ़ी आँखें थकान के कारण काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं और वे इस चिपचिपी बारिश वाली रात में अपने घर की ओर जा रहे हैं। Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. कवि कहते हैं कि अब मैं अपने पिता को ट्रेन से उतरते हुए देख रहा हूँ, उसी तरह से जिस तरह से एक लंबे वाक्य से कोई एक शब्द निकल गया हो, ऐसा शब्द जिसका कोई महत्व नहीं है। He hurries across the length of the grey platform. पिता ने तेज कदमों से ग्रे प्लेटफॉर्म को पार किया। Crosses the railway line, enters the lane, enters the lane. उन्होंने फिर रेलवे लाइन को भी क्रॉस किया और एक गली के अंदर घुस गए। His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. उनके चप्पलों में इस तरह से मिट्टी चिपक गई थी कि उनको चलने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। उसके बावजूद वो जल्दी जल्दी घर जाना चाहते थे। Home again, I see him drinking weak tea. कवि कहते हैं जब उनके पिता घर पहुँचे तो वे वीक टी पी रहे थे। यहाँ वीक से मतलब प्यास है कि केवल
पानी और चाय पत्ती वाली चाय। यहाँ वे उस पिता के आर्थिक स्थिति को दर्शाना चाह रहे हैं कि जहाँ पर उनके पास कुछ भी नहीं है अच्छा खाने या अच्छा पीने तक के लिए। ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक। फिर उन्होंने घर जाकर बासी चपाती भी खाई और पुस्तक पढ़ने लगे। स्टेल चपाती, स्टेल का यहाँ मतलब है बासी चपाती से, यानी उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उनको अच्छा भोजन भी नसीब नहीं था। He goes into the toilet to contemplate. उसके पश्चात वे टॉयलेट में जाते हैं और कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि मनुष्य की बनाई हुई इस दुनिया में मनुष्य ही कितना अकेला है, किसी का किसी से कोई व्यवहार ही नहीं है और कुछ अपनापन भी नहीं है। Man's estranged from a man-made world. Coming out, he trembles at the sink. टॉयलेट से बाहर आते ही कमज़ोरी के कारण उस सिंक के पास लड़खड़ाने लगते हैं। The cold water running over his brown hands. ठंडा पानी उनके भूरे हाथों के ऊपर से बह रहा है। A few droplets cling to the graying hair on his wrist. पानी की कुछ बूंदें उनकी कलाइयों के सफ़ेद बालों पे पड़ रही हैं, जिससे कि उनके हाथ भी कपकपा रहे हैं। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. उनके बच्चे भी उनके जीवन के इस खालीपन को भरने में उनका साथ नहीं देते और न ही उनसे कोई खुशी, कोई गम या कोई जोक्स शेयर करते हैं। यहाँ वे इस पिता की उस स्थिति को बता रहे हैं जहाँ पर वो बिल्कुल अकेले हैं, उनके साथ उनका दुख दर्द बांटने वाला कोई भी नहीं है और न ही उनके बच्चे उनके साथ हैं। He will now go to sleep, listening to the static on the radio. अब वो सोने जाने वाले हैं और रेडियो में भी वो ऐसा कुछ सुन रहे हैं जो पूरी तरह से साफ भी नहीं है। Dreaming of his ancestors and grandchildren. और सपना देख रहे हैं अपने उन पूर्वजों का और अपने नाती पोतों के बारे में। Thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. और वो सोच रहे हैं कि किस तरह से आर्यंस हमारे देश में खैबर पास के जरिए हमारे देश में आए और किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ पर बिताई। इस कविता में एक असहाय एवं वृद्ध व्यक्ति के जीवन में के खालीपन को दर्शाया गया है, जिसे उसके बच्चे भी भर नहीं पाते। And now some of the keywords of this poem I would like to mention here, which are commuters, which means that people who travel daily to and from work. Second, suburbs. These are the areas which are lying just outside a big city. Third one, contemplate. It means to think or to ponder. Estrangement, which means alienation or unfriendliness. Static. This refers to the disturbance in the sound on radio. Narrow pass, which refers to Khyber Pass, through which the Aryans entered in India. The Aryans were nomads and reared cattle. With this, we come to the end of the explanation of this poem. Thank you for watching Wisdom Hub. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर, लाइक and don't forget to hit the bell icon. Thank you. Meet you in another video very soon. Bye.